बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मौजूदा हुकूमत ये वाज़ेह कर चुकी है कि असम्बली अपनी मुद्दत पर तहलील हो जाएंगी और इलेक्शन कमीशन आकर इंतखाबात का इनेकाद कराएगा। इसके बावजूद पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बहुत सारे सवालात हैं जो कि उठाए जा रहे हैं कि वक्त पर इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। एक बहुत बड़ा मसला उसमें मर्दमशुमारी का है, उसका क्या असर होगा। IMF की तरफ से पाकिस्तान को कर्जे की किस्त जारी हो गई है, दोस्त ममालिक की जानिब से इमदाद भी आना शुरू हो गई है और ऐसे लगता है कि मईशत में कुछ बेहतरी के इम्कानात भी रोशन हैं। इसके बावजूद भी क्या इंतखाबात की राह हमवार हुई है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। जो दूसरा मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, 9 मई के बाद एक बौछार है। अब इसराइल की जानिब से जो उनकी हिमायत में बयान आया है, ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा ने उसको ये करार दिया है कि खान साहब इसराइल की प्रॉक्सी हैं पाकिस्तान में और वो प्रॉक्सी बने रहे हैं और उनका एजेंडा रुका है, इस वजह से वो खान साहब की हिमायत में बोल रहे हैं। ये बहुत अहम बयान है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इसी तरह से मुख्तलिफ केसेस में भी उनको नामज़द किया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई का आगाज़ नहीं हो रहा। सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब ने इस हवाले से ये दावा किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप खान साहब के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात लेकर जाने पर अभी किसी कंसेंसस पर नहीं पहुंची। इस दावे में कितनी सदाकत है उसकी भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। फिर एक ऐसा मुल्क जो खुद शदीद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है और धड़ल्ले से बेशर्मी से फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, उसकी जानिब से इस तरह का बयान ऐसे वक्त में आना ये यकीनन मानी खेज़ भी है और इस पर सवाल और शकूक बिल्कुल जायज़ भी लगते हैं। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से इस पर रद्द अमल आया और मौलाना फजल रहमान साहब आप जानते हैं कि खान साहब के हवाले से उनका एक कंसिस्टेंट ओपिनियन है। इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं उसका इल्ज़ाम पहले भी खान साहब पर लगता रहा है। जो आखिरी नुक्ता है जो आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस करना है जनाब, वो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो PDM है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त नाराज़ नज़र आते हैं, उनकी नाराज़गी की क्या वजह है और इस इत्तेहाद के टूटने का वक्त आ चुका है। आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि सीट एडजस्टमेंट किसी के साथ नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिनेरियो नज़र आता है, अगर वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, खान साहब नाअहल होंगे या जेल में होंगे, उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ अपेरेंटली नज़र आती है। IPP से भी नून लीग के मामलात आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन दीगर जमातों के साथ क्या मामलात होंगे, कुछ वो सिनेरियो भी आपके सामने रखेंगे। साथ साथ जनाब 190 मिलियन पाउंड्स का जो मामला है उसके हवाले से भी बड़े होशरुबा इंकशाफात अब सामने आ रहे हैं कि वो कैबिनेट मेंबर्स ने क्या किया, क्या इजलास की कहानी थी और खान साहब जो हैं अपनी हुकूमत में मामलात को कैसे चला रहे थे। इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए हमने जिन मेहमानों को दावत दी उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी सीनियर तजियाकार आमिर गौरी साहब, हमें ज्वाइन किया राना एहसान अफजल साहब ने जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ में आमिर गौरी साहब आपसे करना चाहूँगी। ऐसे लग रहा था कि IMF या मईशत एक वाहिद मामला है जिसके बाद इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी, लेकिन अभी भी इफ एंड बट्स हैं। ये इफ एंड बट्स क्यों हैं? मेरा ख्याल है तंजीला, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इनटू योर प्रोग्राम, बट मेरा ख्याल है कि जो मुश्किल वक्त है ना वो तो गुजर गया है। और अपने आपके नाज़रीन को बता देते हैं कि ये मुश्किल वक्त जो है वो सिर्फ हुकूमत की वजह से नहीं आया था। IMF के साथ बातचीत जो है वो तो 2019 में शुरू हुई थी और आपको याद होगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्टार्टिंग विद असद उमर, वो कहते रहे कि जी बातचीत जो है वो चल रही है, थोड़े दिनों में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। ये चीज़ें छपी हुई हैं, बयान उनके भी, शौकत तरीन के भी और हफीज साहब के भी और बाकियों के भी। मेरा अपना ये ख्याल है कि देखें, जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो पाकिस्तान से डिमांड तो करते हैं कि पाकिस्तान की जो फिस्कल पॉलिसीज़ हैं और जिस तरह पाकिस्तान में इकॉनमी का हाल हुआ है, तो जो भी क्रेडिटर है वो सवाल तो पूछता है कि आपने ये पैसे वापस कैसे करने हैं। और फिर जो पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर कमजोरियां हैं उनका भी इंटरनेशनली सारों को पता है, वर्ल्ड बैंक को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को। लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छी बात यह है कि इस हुकूमत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है उसके ख़त्म होने से पहले फाइनली ये एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि आपने देखा कि इस एग्रीमेंट की वजह से बाज़ हमारे जो दोस्त हैं जो हमारी बायोलेटरल हेल्प करना चाहते थे वो भी रुके हुए थे। और यहाँ जब हमारी बात इस्लामाबाद में एम्बेसडर से होती थी तो वो ये कहते थे कि यार हमने तो आपके लिए जो अपना पैकेज है वो तैयार करके रखा हुआ है, आप IMF के साथ मामलात जो हैं उनको सॉल्व कर लें। तो अच्छी बात यह है कि अब जिस वक्त
और ये मेरे ख्याल अच्छी बात इस वजह से भी है कि क्रिटिसिज्म तो जो मर्जी हो पॉलिटिशियंस पे, ये हुकूमत जो है एक ऐसे वक्त में सारा काम खत्म करके जा रही है जबकि इसकी अपनी टाइम जो है वो 4 से मुश्किल से रह गए हैं। और अच्छी बात यह है कि तंजीला के एक ऐसे वक्त में हुकूमत की काम जो है ना वो खत्म करके जा रही है जबकि उसकी अपनी टाइम जो है वो तकरीबन 4 हफ्ते रह गई है। तो जो हुकूमत बनेगी उसके लिए भी ये आसानी होगी कि वो आपको लग रहा है कि अब इंतखाबात जो हैं वो वक्त पर होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि अगर मईशत बेहतर नहीं होगी तो फिर कोई हेडॉकिज़म के ज़रिए कुछ थोड़ा अरसा गुजारा जाएगा। नून भी चाहेगी कि हम थोड़ा सा लंबा खींचें क्योंकि इतनी बुरी मुआशी पॉलिसियों का जो नुकसान है वो ये उठाने के लिए तैयार नहीं है सियासी जमातें। मुझे इसलिए लगता है तंजीला कि देखिए हुकूमत जो है वो तो प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि वो 14 अगस्त को जो है हुकूमत खत्म हो जाएगी और वो खुद जो है वो हैंड ओवर कर देंगे सारा कुछ इंटर्न गवर्नमेंट को। मुझे इसलिए लगता है कि कहीं उसके बाद जो है मामला वो किसी न किसी वजह के साथ जो है ना वो लटकाए ना जाए, और उसमें जो है जिस वक्त इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास पावर नहीं होगी और इनकी जो बार्गेनिंग पोजीशन है वो थोड़ी सी वीक होगी, इन्होंने इलेक्शन लड़ना होगा, तो उस सूरत में अगर मामला को लंबा खींचा जाए तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा। अच्छा, बिल्कुल आप वही बात करें जिसकी तरफ लोग इशारा कर रहे हैं। राना साहब, आप लोग जो हैं वो जब निगरान सेटअप बन जाएगा, जाहिर है आप तो कह रहे हैं कि वक्त पर हम छोड़ देंगे हुकूमत, यानी कि असम्बलियाँ जो हैं वो एक दिन भी अपना पूरा नहीं करेंगे, लेकिन नून लीग जो है वो बहुत ज़्यादा पुरज़म हो के ये नहीं कहती कि इंतखाबात भी एक दिन से आगे नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत ये कह रही है, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराएगा। बाय बुक तो ठीक बात है, लेकिन आपको अपना सियासी स्टांस भी तो सामने आना चाहिए। जो आमिर साहब बात करें कि अगर कोई निगरान सेटअप लंबा खिंचा तो फिर उस पर क्या स्टांस होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी पार्टी जो मैसेजिंग अपनी कैंडिडेट्स को दे रही है, जो मैसेजिंग पार्टी वर्कर्स को दे रही है, वो अक्टूबर नवंबर के इलेक्शन की दे रही है। इसका ये मतलब है कि हम ये समझते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे, क्योंकि इंटरनली हम यही चाहते हैं कि लोग जो कैंडिडेट्स हैं वो राब्ता मुहिम जो है वो बढ़ाएं और अपनी इलेक्शन की तैयारी करें। तो देखिए, दूसरा बिल्कुल सही कहा, अगस्त में जब हम इख्तिताम पे ये टेन्योर खत्म होता है तो फिर आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो है इलेक्शंस अनाउंस करने हैं, और अगर 90 दिन का पीरियड उनको मिल जाता है तो ये जरूरी नहीं है कि 90 दिन के बाद ही इलेक्शन होगा या 90 दिन के ऊपर इलेक्शन होगा। वो 70वें 80 यानी कि मिडिल में भी जाके जब उनकी तैयारी होगी वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं। तो हमारा यही स्टांस है। क्या आप लोगों को भी ये खदशा है जिसका इजहार आमिर गौरी साहब कर रहे हैं कि कोई लंबा सेटअप आ जाएगा? क्योंकि इस्लामाबाद में इस तरह की रूमर्स बहुत ज़्यादा हैं कि देखेंगे कैसा सेटअप आता है केयर टेकर, और केयर टेकर सेटअप कौन ला रहा है। आपकी और पीपल्स पार्टी की जो मुलाकातें हुई हैं आपकी क़यादत की, आपके पास कुछ इंसाइट्स हैं उसके कि क्या इन मामलात पे भी गौर किया गया? कोई इफ एंड बट्स हैं इस सारे सिस्टम में? देखिए, डेफिनेटली जब सियासी लीडर्स मिलते हैं तो ये सारे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन थे और है, और जब भी मुलाकात होती है, अभी आगे ये तो पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन की मुशावरत है, अभी बाकी जो गवर्नमेंट में जमातें हैं उनसे मुशावरत होगी, फिर ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत होगी। तो ये तो एक ऐसा प्रोसेस है जो आइन के मुताबिक ही होना है और हो जाएगा। और इसके ऊपर अगर कंसेंसस ना डेवलप हुआ तो तब भी रास्ता है, लेकिन मेरे ख्याल से कंसेंसस डेवलप हो जाएगा। कोई ऐसा ये मुद्दा नहीं है कि जो जहां हम ये इतनी बड़ी कोalition को एक स्मूथली रन करते रहे तो ये वाला अमल भी हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि डिले की कोई वजह होनी नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए इलेक्शंस डिले। और मुल्क की मईशत ये डिमांड करती है कि जितनी जल्दी एक मुंतखब हुकूमत जो 5 साल के मैंडेट के साथ आए वो फिर अपना जो माशी प्लान है उसको लॉन्च करे और ये जो ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट है इसको भी मुकम्मल करे, तो ये मुल्क की मईशत के लिए भी बेहतर होगा कि अगर जल्दी इलेक्शंस हो जाए। यही गवर्नमेंट का स्टांस है। ठीक है, तैमूर साहब से भी पूछ लेते हैं। तैमूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है इसके ऊपर? ये जो इफ एंड बट्स हैं, हर बंदा जिससे हम बात करते हैं, सियासतदान, सहाफ़ी, बाकी जो सोर्सेज हैं, वो कहते हैं अगर इंतखाबात हुए वक्त पर, अगर क्यों है ये? बहुत बहुत शुक्रिया तंजीला। देखें, अगर आप हमारा थोड़ा बैकग्राउंड निकालें और हमारा स्टांस देखें तो 9th में और बिफोर 9th में हमारा बिल्कुल क्लियर मोमेंटम रहा है कि हम हर हालत हर सूरत इंशाल्लाह ताला मुशावरत के साथ इलेक्शन कराएंगे, पर टाइम पर कराएंगे। तो हम बड़े ही क्लियर हैं इस मामले में डे 1 से लेके, और अभी भी ऑफकोर्स वही स्टांस है। और ये मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा नॉलेज है एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा
रीजन हो सकता है इलेक्शंस को डिले कराने का। जो केयर टेकर सेटअप आएगा वो भी ऑफ कोर्स हमारी ही मुशावरत के साथ आएगा, नून लीग की मुशावरत के साथ आएगा, पीपल्स पार्टी के साथ आएगा। तो ऐसी खदशात मेरे ख्याल से जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम करीब आ रही है, खदशात कम होते जा रहे, बढ़ नहीं रहे हैं। मर्दमशुमारी का क्या बनेगा, जिसपे सबसे ज़्यादा लड़ाई जो है वो सिंध में पड़ी हुई है, उसका क्या असर होगा, इम्पैक्ट होगा उसका इलेक्शन के इनेकाद पे? नहीं होगा। ये तो एक बड़ा सीरियस मैटर है जिसपे ना कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ साथ सारी जमातों को भी इशू है। पर मैं समझता हूँ कोई भी ऐसी वजह हम बीच में नहीं आने देंगे जो कि हमारे इलेक्शंस को डिले कर सके। इलेक्शंस के बाद फिर से इस पे काम किया जाएगा और हमारी कमिटमेंट भी है हमारे दोस्तों के साथ, दूसरी जमातों के साथ कि हम जरूर इस पे काम करेंगे, पर इलेक्शन को ये रीजन नहीं बनाएंगे हम डिले करने के लिए। सही। आमिर गौरी साहब, जो बड़ी जमातें ज़ाहिर उनका स्टांस तो आपने सुन लिया, वो कहते तो यही हैं, लेकिन क्या एस्टैब्लिशमेंट और सियासी लीडरशिप का हो जाएगा कंसेंसस? को आपको कोई और वजूहात भी नज़र आती हैं कि जिसकी वजह से ये, आपने भी कहा, हम भी बात करते हुए कहते हैं कि डिपेंड करेगा कि निगरान सेटअप जो है वो वक्त पे इलेक्शंस कराता है या नहीं। एंड माइंड यू कि उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब होंगे जो एक कंसिस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी एक पोजीशन रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए। देखिए, जो बात तैमूर कर रहे थे ना, अगर फिर उसकी सारी बातें कंसेंसस से पाकिस्तान में हल हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता ये है कि अगर फर्ज किया, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि चूंकि उस पर बातचीत ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और आपने यह बड़ा सही जो मसला है उठाया है कि ये जो मरदमशुमारी है, अगर फर्ज किया ये नई मरदमशुमारी के तहत सारा कुछ होना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूंसी की जो लिमिटेशंस हैं, डिलिमिटेशंस हैं, ये एक इशू बनेगा। अगर तो सारी चीजें हल कर ली जाती हैं विद इन टाइम फ्रेम, ये याद रखें कि थोड़े दिनों के अंदर मानसून शुरू होगी और अगर खुदा न खास्ता पैटर्न वही होगा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है कि यानी दरिया, पिछली दफा आपने देखा था कि पाकिस्तान के 5वें दरिया उन्होंने अपने बैंक्स ब्रेक नहीं किए थे, लेकिन इतनी ज्यादा बारिशें हुई बलूचिस्तान में जहाँ कोई मेजर दरिया नहीं है, इतनी ज्यादा बारिश सिंध के अंदर जो कि बेसिकली रिसीविंग एंड पे है पानी के, लेकिन अगर फर्ज किया सारे दरियाओं का पानी मिलके सिंध में जमा हो गया, इसके बावजूद सिंध जो है वो अपने किनारों से बाहर नहीं निकला, लेकिन जो सैलाब का मामला था खुदा न करेगा उस तरह हो गया और पाकिस्तान 2-3 महीने के लिए बंद हो गया और ये काम रुक गए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको बहाना बना के अगर फर्ज किया, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना बातचीत वो और चीज है, फायज़ ईसा क्या करेंगे या जो नई हुकूमत बैठेगी इंटरिम वो क्या करेंगी, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे मामलात होते हैं जो आपके लिए एक कंडीशन पैदा कर देते हैं कि उस पर आर्गुमेंट हो सकता है। मुझे वो शेर याद आ गया, जो आना चाहो तो हजार रास्ते, ना आना चाहो तो उज़र हजारों, कुछ ऐसे ही है ना वो, कि खराब मौसम वगैरह वगैरह। ज़ीरा ख्वाहिश यही है कि इलेक्शन जो है ये बिल्कुल वक्त के ऊपर हो और उसके अंदर हालांकि लोगों ने ये भी कहा है कि उस वक्त तक जो है वो इमरान खान का मामला जो है वो सॉल्व होगा या नहीं होगा। अगर फर्ज किया मैं अच्छा या जरा रुक जाएं, क्योंकि अगले सेगमेंट में हमने इसी मामले के ऊपर बात करनी है कि खान साहब का मामला कहाँ पे पहुंचेगा और वो कैसे डिटर्मिन करता है वक्त पर इंतखाबात और हर जमात को कैसे सूट करता है वो मामला, किस तरफ जाता है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में जो बहुत अहम सवाल है वो ये है कि खान साहब पे इल्ज़ामात की बौछार है, मतलब इसराइल तक ताने बाने मिल रहे हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और इंट्रो में मैंने बात की थी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इसराइल के बयान के ऊपर जो रद्द-ए-अमल जाहिर किया उसमें उन्होंने खान साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा जी कि खान साहब प्रॉक्सी हैं इसराइल की और इसराइल का एजेंडा पाकिस्तान में बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके का रद्द-ए-अमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आया, शहरी रहमान साहब की तरफ से, फैसल करीम कुंडी और दीगर, और मौलाना फजल रहमान साहब इस हवाले से अपने जलसों में एक कंसिस्टेंट उनकी ओपिनियन है खान साहब के हवाले से, वो लेके चलते रहे हैं। पहले अगर मैं आपसे पूछूं तैमूर तालपुर साहब, आपको क्या लगता है इतने सारे इल्ज़ामात हैं, मतलब कोई हद नहीं रहेगी अब किसी इल्ज़ाम की, उसमें इतने सारे अब मुकदमात में भी वो नामजद हो रहे हैं, तो आप
समझते हैं कि ये दुरुस्त बात है कि इसराइल की प्रॉक्सी बने हुए थे खान साहब पाकिस्तान में, जो ख्वाजा आसिफ साहब, क्योंकि वो वज़ीर दिफा हैं, उनके बयान को इग्नोर नहीं किया जा सकता? नहीं कि ये तो बड़ा सीरियस मैटर है, और अगर आप आगे सोचें इसके बारे में कि क्यों हमारे पीछे किसी ने ऐसी बात क्यों नहीं की, क्या चीन ने कोई ऐसी बात की, क्या सऊदी अरेबिया ने ऐसी कोई बात की, क्या हमारे दुबई से यूएई से कोई ऐसी बात हुई? जिन लाइंस पे इमरान खान चल रहा है वो पाकिस्तान से दुश्मनी की लाइंस हैं, और जो पहले इनको फंडिंग हुई थी इंडिया से, इजराइल से, जिन लोगों ने इसको फंड किया था, जिनकी पीटीआई को भी फंड किया था, उन सबको भी अगर आप बातों को जरा नोटिस में लाए तो ये चीजें बड़ी क्लियर होती हैं कि ही वाज वर्किंग ऑन एंटी पाकिस्तान एजेंडा। पर अब ये पता चल रहा है कि कौन कौन से ऐसे ममालिक थे जो उसके साथ ये काम में मुलविस थे। और जहां तक बात है केसेस की, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सीनियर सहाफ़ी हैं कामरान यूसुफ साहब, उन्होंने अभी दावा किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि फौजी अदालतों में मुकदमात चले इमरान खान साहब के ऊपर, इस वजह से ये मामला रुका हुआ है। तो ये दुरुस्त है ये तासुर? देखिए जो 9 मई को वाक़यात हुए बहुत ही संगीन वाक़यात थे और उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए। हम भी चाहते हैं कि जो कसूरवार हैं उनको सजा मिले। सजा का तरीक़ेकार क्या होगा ये डिसाइड करना है। ठीक है, मैं सही किसी तरह से ये बात नहीं हुई है कि इनके साथ हिसाब किताब नहीं होना चाहिए, सजा जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, आमिर गौरी साहब, खत्म होना चाहिए। आमिर गौरी साहब, इसराइल के साथ ताने बाने जोड़े जा रहे हैं, और आप जानते हैं मौलाना साहब तो मुसलसल ये इल्ज़ाम खान साहब पे हमेशा से लगाते रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं? और ये कामरान यूसुफ का दावा मैंने अभी तैमूर साहब के सामने रखा, हाउ डू यू लुक एट दैट? तो जीरो देखिए, इमरान साहब के बारे में जो है ना, उसका ताना बाना जो है वो तो उस वक्त से बेचारे का जोड़ा जाता है जब से उसकी शादी हुई थी, ठीक है ना। और लोगों को यहाँ ये नहीं पता था कि उसकी जो बीवी है उसकी माँ जो है ना वो क्रिश्चियन है, यहूदी मजहब जो वो माँ के जरिए चलता है, उसका बाप जो है उसका यहूदी हो सकता है, लेकिन हमने इतने सालों 25 साल सुना है कि वो उसका ताल्लुक है यहूदियों के साथ। सवाल ये है कि इसराइल ने इस वक्त ये क्यों कहा है, ठीक है ना। वो इसलिए कहा है कि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान में तो आजकल उनकी जो है जुबान बंद है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो वो धड़ाधड़ जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि दुनिया के जो बड़े न्यूज नेटवर्क्स हैं दे आर ओन्ड बाय ज्यूज, ठीक है ना। तो अगर फर्ज किया फॉक्स के ऊपर या स्काई के ऊपर, इस तरह के चैनल्स के ऊपर बैठ के आप मुसलसल ये कह रहे हों और इल्ज़ाम लगा रहे हों ऐसे जिनका वो खुद कहते हैं कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, और वो जब कहते हैं कि मेरे पास सबूत है, जब अदालत में आते हैं तो कहते हैं कोई सबूत नहीं है, उनको मारने की साजिश का, उन पे हमले की साजिश का, उनको निकालने की साजिश का। यहाँ तक देखे ना, उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में फॉक्स को कह दिया कि अमेरिका का तो कोई रोल ही नहीं था, सारा रोल ही निकालने का वो जनरल बाजवा का था, ठीक है ना। तो शख्स के ऊपर बंदा किस तरह एतबार कर सकता है। लेकिन इसराइल का ये कहना कि जनाब उनको ह्यूमन राइट का, ये शर्म आनी चाहिए इसराइल को, इसलिए कि उनका जो अपना ह्यूमन राइट रिकॉर्ड है, मैं तो वहां जाके वॉर कवर करके आ चुका हूँ। यकीन करें गाजा जो है और वेस्ट बैंक वो दुनिया के सबसे बड़े जेल है, जिस तरह कश्मीर है, ठीक है ना। उनके लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, तो इनकी शर्म आनी चाहिए उनकी, अगर फर्ज किया कहीं से भी इस तरह की बात आई है। लेकिन जो सीरियस मामला है, जो आपने दूसरी तरफ इशारा किया है कि जो उनके ऊपर जो भी केस चलाने हैं, मेरा ख्याल है कि देखिए 9 मई वाले केस तो अपनी जगह है, जिस तरह तैमूर कह रहे हैं बहुत सीरियस मामला है, और जो लोग आपने पकड़े हैं अगर आपके पास एविडेंस है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जबरदस्ती केस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में बदनामी होगी, जिस तरह इमरान खान साहब ने नैब के जरिए बनवाई, बाद सारे केस जो हैं एविडेंस वो काउंटर प्रोडक्टिव है। ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। एहसान साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जाहिर है इंटीरियर मिनिस्ट्री आपके पास है और जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं खान साहब के खिलाफ वो आपकी जमात लीड करती हुई दिखाई देती है, बाकी जमातें ज़रा थोड़ी सी बैक सीट ले रही हैं इस सारे मामले पे। तो क्या वाकई ये कन्फ्यूजन है, इस पे नहीं हुआ कंसेंसस के कहाँ चलना चाहिए केस खान साहब के खिलाफ? सबसे पहले तो जो बदतरीन ह्यूमन राइट्स की जिस मुल्क की हिस्ट्री है इजराइल उनमें से है, और वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर इमरान खान की हिमायत कर रहा है, तो इस पे बड़ा सवालिया निशान उठता है। और एक और जो इसमें एंगल नजर आता है वो ये है कि ये तो सब जानते हैं कि डॉलर खर्च किए जा रहे हैं लॉबिंग करने के लिए यूएस में, तो लगता है जहां डॉलर फुल सर्कल में घूम रहा है, जहां डॉलर अमेरिका जाते हैं वहां डॉलर इजराइल भी जा रहे हैं और वहां से शायद वापस भी आ रहे हैं। ये फॉरेन फंडिंग केस था, तो इससे तो ये चीज जाहिर होती है कि किस तरह का नेटवर्क है पीटीआई का
और कौन लोग उनको किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें डॉलर्स का कितना खर्च है और इस्तेमाल है, ये अब इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ तहकीक जरूर होनी चाहिए। आपका जो आपका सवाल क्या था? I'm sorry, मैं सवाल ये कर रही थी कि क्यों कार्रवाई के ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हो पा रहा। ये सिग्नल्स मिलते हैं कि कंफ्यूजन है, कहाँ चलना है, दहशतगर्दी की अदालत में चलना है, फौजी अदालत में चलना है, क्यों है कंफ्यूजन? देखिए जो फौजी अदालत में केसेस जाने थे वो चले गए, शायद चल भी रहे हो, मैं उस पर अपडेट नहीं हूँ। इसी तरह सिविलियन अदालतों के ऊपर भी जो केसेस हैं वो भी चल रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अभी मेरे ख्याल से अदालत में 9 मई का केस जो है वो इमरान खान को भी तलब कर लिया गया है, तो चीजें अंडर प्रोसेस हैं। हाँ बिल्कुल जल्दी ख्वाहिश होती है कि फौरी तौर पे अब तक 2 महीने गुजर चुके हैं तो कोई रिजल्ट आए, वो उस स्टेज पे हम नहीं पहुंचे। नहीं मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है, और मैं तो उसूली तौर पर समझती हूँ कि हमारी जो सिविलियन कोर्ट्स हैं उनको इतना एफिशिएंट होना और इफेक्टिव होना चाहिए कि आपको पैरेलल सिस्टम्स बनाने की जरूरत ही ना पड़े। होना चाहिए, क्योंकि एक जो अदारा था उसने तो अपने अंदर इंटरनल एहतसाब तो उसने कर लिया और बड़ी तेजी से किया, तो उससे सिविलियन अदालतों का मसला ये है कि वो स्लो चलती है, लेकिन जल्दी होना चाहिए मामला की, वरना बिला वजह के सवालात उठते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ चीजें अंडर प्रोसेस है अभी। अच्छा, एक और मामला भी है, एक और ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। 190 मिलियन पाउंड का मामला है और फिर इंतखाबात में इत्तेहाद पीडीएम के अंदर तोड़फोड़ की खबरें, कुछ इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और तैमूर साहब पहले आपकी तरफ आते हैं। 190 मिलियन पाउंड्स के मामले के ऊपर अब आपने देखा कि फैसल वाडा साहब का जो दावा था, मलिक अमीन असलम साहब और बाकी भी उनकी तायद कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब जो हैं वो और खान साहब बिल्कुल ही अलग बयान दे रहे हैं। ये जो कैबिनेट की मीटिंग और किचन कैबिनेट की मीटिंग का अहवाल सामने है, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब ये तो बड़े नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं और ये तमाशा सा नहीं लगता कि आप बंद लफाफों में कैबिनेट से अप्रूवल ले रहे हैं और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं है और वो तो बड़े अच्छे बिल्डर हैं, इस वजह से मैंने उनको ट्रस्ट दे दिया बनाने के लिए। देखिए ये तो इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अभी तो बहुत सी बातें खुल रही हैं, निकल रही हैं, सामने आ रही हैं, और किसी भी बात में इमरान नियाज़ी सच्चा नहीं निकल सका। हर बात में ही इज प्रूव्ड टू बी अ लायर। इट्स बीन प्रूव्ड कि जो उसके ऊपर इल्जाम लगे थे सारे सही इल्जाम लगे थे, जो उसके करप्शन के किस्से थे वो सारे सही किस्से थे, पर फिर से वहीं पे आके हम फंस जाते हैं। जो कोर्ट्स की तरफ से फेवरेटिज्म हो रहा है, हमारा सबसे चहेता बच्चा इमरान नियाज़ी बन के बैठा हुआ है, तो इन सब चीजों को सही होना होगा। मैं समझता हूँ काजी फैज ईसा साहब के आने के बाद बड़ी क्लैरिटी भी आएगी और जस्टिस विल प्रिवेल। एक आखिरी कमेंट भी जल्दी से मुझे कर दीजिए कि आईपीपी और नून लीग के मामला तो लगता है कोई सही स्मूथ नहीं चल रहे, आपके साथ कोई हो जाएगा मामला उनका सीधा, कोई दोस्ती, कोई इंतखाबी अलायंस आईपीपी के साथ? देखिए मैं बड़ा क्लियरली आपको बता दूं कि ताल्लुकात मियां साहिबान के और सदर जरदारी के बड़े अच्छे हैं, बड़े कंफर्टेबल जोन में हम लोग हैं। जहां तक बात आती है इलेक्शन की, दैट इज अ डिफरेंट केस। इलेक्शन इज डेमोक्रेसी। इलेक्शन में हम एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, हो सकते हैं, और ये हर किसी का एक जमहूरी राइट है। तो इलेक्शंस का मुझे नहीं पता कि किस तरह से होंगी, मैं नहीं देख रहा कि कई सीट एडजस्टमेंट हो रही है हमारी आपस में, पर फिर भी माहौल बहुत अच्छा है। और आगे जाके भी आप देखेंगे इलेक्शन के बाद फिर से हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फिर हाथ मिला के खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है। राना साहब किस तरीके से देखते हैं मौलाना फजल रहमान साहब क्यों नाराज हैं आपसे, और क्यों नहीं उनको आप लोगों ने शामिल किया? पीडीएम के सरबराह हैं, क्यों मुलाकातों के ऊपर पहले भी और बाद में भी उनका एतमाद में नहीं लिया गया? देखिए सबसे पहले तो जो दुबई का ट्रिप था और उसके बाद सऊदी अरेबिया का ट्रिप जो मियां नवाज शरीफ का था वो पहले का बना हुआ था, और उसके अंदर ये कोई प्री प्लान नहीं था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात होगी और उसके अंदर चीजें तय होंगी। वो भी वहां मौजूद थे तो मुलाकात हो गई, तो ये कोई पीडीएम को कॉल नहीं दी गई थी। एक तो ये चीज मौलाना साहब को भी बताई गई है। आप बिल्कुल जो पीडीएम से मुतल्लिक या कोalition हुकूमत से मामलात हैं उसके अंदर उनसे मुशावरत भी है, और हर लिहाज से एक वो हिस्सा है
बातचीत को, और एक बड़ी उनकी हैवी आवाज है और उनका मौक़िफ़ सुना भी जाता है। लेकिन ये देखिए, अब जब इलेक्शंस की तरफ हम जाएंगे तो उसके अंदर जब सीट एडजस्टमेंट की बातें आती हैं या और जो मामलात आते हैं, तो उसमें देखिए पंजाब के अंदर सिर्फ सीट एडजस्टमेंट का क्यों सवाल उठता है? अगर सीट एडजस्टमेंट होनी है तो वो तो चारों सूबों में होगी, और अगर नहीं होनी तो फिर कहीं भी नहीं होगी। लेकिन ये भी बताइए कि खान साहब का इंतखाबी मैदान में होना ना होना, इसके हिसाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपनी पॉलिसी बदलेगी? क्योंकि अभी तो लग रहा है कि ज़ाहिर है वो बहुत दबाव में हैं, अभी लग रहा है कि शायद पीटीआई उस तरीके से कंटेस्ट नहीं कर पाएगी, और अगर वो रहते हैं किसी सूरत में, फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, एक तो ये जो फैसला है ये हमारा नहीं है, ये तो अदालतों का है और एविडेंस बेस्ड है कि अब जो उन्होंने मामलात किए हैं वो किस तरीके से कानून उन पर कार्रवाई करता है, क्या होता है, ये देखने का है। लेकिन देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी तो हुई है, हमने इलेक्शन लड़ने हैं, अपने मैनिफेस्टो पे लड़ने हैं, और हमें लगता है कि ये जो तकसीम हुई है पीटीआई की, तो इसमें जो फायदा है वो पीएमएलएन को मिलेगा, क्योंकि पीटीआई का वोट बैंक तकसीम हुआ है जो कि पीपल्स पार्टी में भी जाएगा, आईपीपी में भी जाएगा, तो उसका बेनिफिट पीएमएलएन पंजाब के अंदर लेगा और हमें उसका जो है वो बेनिफिट डेफिनेटली होगा। बिल्कुल ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटेजी तो चेंज नहीं होती, चाहे वो अच्छा वैसे आपने बड़ी अहम बात की, आपने कहा अगर अलायंस होना या सीट एडजस्टमेंट हो रही है तो सारी जगहों पे हो। आमिर साहब, मैं इस पर भी आपका कमेंट दूंगी, लेकिन पहले मुझे क्योंकि आप बहुत अर्सा आप यूके में रहे हैं, आपने वहाँ पे क्लोजली उस सारे सिस्टम को देखा है, ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का मामला है, इसके ऊपर जो अब शहजाद अकबर साहब पोजीशन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि ये तो आने ही नहीं थे रियासत पाकिस्तान में, तो रियासत पाकिस्तान में नहीं आने थे तो फिर काबीना में लेके आने की ज़रूरत क्या थी? किस तरीके से आप देखते हैं कि इसमें क्या वाकई, क्योंकि पूरी काबीना ने उसको अप्रूव तो किया था, तो जो लाइबिलिटी है गलती की वो सब पे डालनी चाहिए? कैसे मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता आपको? तंजीला, मुझे ऐसा लगता है कि देखें, इस तरह के मामले को क्लैंडस्टाइन तरीके से हल नहीं करना चाहिए था। एक ऐसे वक्त में जब दो रियासतें जो हैं वो इन्वॉल्व हों, उसके अफसरान जो हैं वो जाके वहाँ मीटिंग्स कर रहे हों, आप किसी एक शख्स प्राइवेट पर्सनैलिटी को जो है वो बेनिफिट करना चाह रहे हों, तो उस सूरत में इस तरह के मामलात को जो है छुपा के रखना और फिर उस वक्त बोलना, जिस वक्त ये सारे मामलात जो हैं वो ऑलरेडी मीडिया के अंदर आ चुके हैं, वो बहुत ज्यादा शकूक व शुबहात पैदा करता है कि लगता है इस तरह की, जिस तरह अब ये लोग जो हैं जो अब बोलना शुरू हुए हैं, वो अपने ताल्लुकात को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये मामला है, ये तो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी क्वेश्चनेबल थी, और जो प्रोसेस था जिसके जरिए सारा मामला सॉल्व हुआ है वो भी क्वेश्चनेबल था, और वो पाकिस्तान की रियासत के ऊपर ना वो एक धब्बा लगता है फिर, जिस बार बात होती है कि इतने अहम मामलात के। लेकिन अब खान साहब सारा कुछ अपनी काबीना पे डाल रहे हैं, कह रहे हैं मुझे तो किसी ने एडवाइस किया था। नहीं, खान साहब को देखें, अल्लाह माफ करे, उनको कौन एडवाइस कर सकता है? जो बंदा सुनने के लिए तैयार ना हो उसको किस तरह एडवाइस करेगा? एडवाइस जो उसको करता है बंदा जो एडवाइस सुनता हो, ठीक है ना। तो खान साहब की मैं उसके ऊपर बात के ऊपर तो मैं किसी की बात के ऊपर जो है ना वो कान धरने को तैयार ही नहीं इस वक्त, इसलिए कि खान साहब जो है जो बातें करते हैं आज, कल उनकी बातें और होती हैं, और परसों वो ये कहते हैं कि मुझे सही नहीं समझा गया, लिहाजा उनकी किसी बात को जो है ना कोई वेट देना, वो उस पर तो आप मेरे से बात ना ही करें तो बेहतर है। अच्छा, लास्ट मुझे कमेंट आपका चाहिए कि मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ हैं, पीडीएम का आप फ्यूचर क्या देखते हैं? और ज़ाहिर है आई अंडरस्टैंड कि ये इलेक्शन के लिए अलायंस नहीं था, ये नो कॉन्फिडेंस के लिए था, और उसमें ज़ाहिर है पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी शामिल भी नहीं है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि खान साहब के होने ना होने पर डिटर्मिन होगा कि जमातें इकट्ठी रहेंगी या नहीं। आप इसे एग्री करते हैं? मेरा ख्याल है तंजीला, देखिए ये जो अलायंस थी इसके खात्मे का वक्त है। ये सारे लोग जो हैं इनमें जो मेजर पार्टीज है ना वो तो पाकिस्तान लेवल पे जो है वो कंटेस्ट करेंगी। जो आज जिन लोगों का आपने नाम लिया ये पाकिस्तान लेवल के ऊपर कंटेस्ट नहीं करते, इनकी प्रेजेंस जो है वो केपी में है या बलोचिस्तान में है। जो दूसरी पार्टीज है साथ वो भी प्रोविंशियल पार्टीज है। सैडली जो बड़ी पार्टीज है ना उनको भी मजबूर कर दिया गया कि उनका जो पॉलिटिकल लीडर बेशक नेशनल स्टेचर का लीडर हो, लेकिन उसकी पार्टी जो है वो प्रेडोमिनेंटली एक सूबे के अंदर जो है ना वो अपनी पोजीशन लेके बैठी हुई है। तो मुझे लगता है कि देखें इसमें कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं होगी, लेकिन कल को आप ये याद रखें कि ज़रदारी साहब के जो बहुत करीबी साथी हैं वो बेसिकली पंजाब में बैठे हुए हैं। तो कल को अगर फर्ज किया उनको गुजर खान में या लाला मूसा में या मंडी बहाउद्दीन में या मुल्तान में अपनी पुरानी टीम के लोगों को वापस लाना है तो उन्हें कहीं ना कहीं तो वो बात कहीं करनी पड़ेगी नून से कि जनाब इनके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स खड़े ना करें, ठीक है ना। वरना बड़े चुन के आपने हल्के लिए हैं, नजर गोंदल का, कायरा साहब का, राजा परवेज अशरफ का। चौथा हल्का किसका जिक्र किया आपने?
मैंने किसी का नाम नहीं लिया। देखो अगर रेसिप्रोसिटी होनी है तो फिर तो नून जो है, मेरा ख्याल था कि नून से, और ये मेरी बात मियां साहब से भी होती रही है, कि उनकी जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती है, मेरा ये ख्याल है कि साहब जो है वो अर्बन मनी क्लास को रिप्रेजेंट करते थे, यानी फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, कसूर, जहां जहां इंडस्ट्रियल है, तो उन्होंने अपने जब जब उनको टर्म मिली, उन्होंने कराची की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको इग्नोर किया। तो अगर अब फर्ज क्या होनी है रेसिप्रोसिटी, तो नून कहेगी जी अगर हम आपको 6 सीटों के ऊपर जो है, जो आपकी कंफर्म सीटें हैं, उस पर अगर आपको हेल्प चाहिए तो फिर आप हमें जो है वो कराची तो आप इन अदर वे आप राना एहसान साहब की जो बात है आप उसको इंडोर्स करें कि अगर होगा तो फिर इस तरीके से होगा, ये नहीं होगा कि सिर्फ पंजाब में मियां नवाज शरीफ को रिक्लेम करना है जो उनसे छीना गया था, रीगेन करना है। वो समझते हैं कि उनसे उनकी हुकूमत और उनका जो इक़्तिदार था वो छीना गया था, तो ये प्रूव करना चाहते हैं कि वो किसी के साथ मिल के ये वापस रीगेन नहीं करेंगे। ही इज कॉन्फिडेंट। ये वक्त बताएगा कि जो इस पिछले 4 साल 4.5 साल में डॉक्टरिंग हुई है या इंजीनियरिंग हुई है, उसका नतीजा अब क्या सामने नजर आता है। एक नई पार्टी जो है वो कितना क्लेम करेगी। और फिर ये याद रखे कुछ ऐसी पार्टीज भी हैं जिनके मेन कैरेक्टर तो मौजूद हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल पावर जो है वो बड़ी बुरी तरह टूटी है। चौधरी ऑफ गुजरात जो हैं, उनका खानदान टूटा हुआ है इस वक्त, ठीक है ना। तो करेगी क्या नहीं करेगी, तो मेरा ख्याल है कि इस पर जो गेम है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक पता रह गया वो ये कि इमरान खान जो है, क्या वो अपनी पार्टी के लीडर के तौर पे इसमें इलेक्शन में शामिल होंगे या उनका फैसला कर लिया जाएगा। क्योंकि आखिरी कमेंट कि जजेस को सोचना पड़ेगा कि ये नहीं हो सकता कि मुल्क जो है वो गैर महफूज हो और वो फैसले महफूज करके रखते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि मेरा ख्याल है कि डिटर्मिनिंग फैक्टर जो यही होगा कि क्या खान साहब नाअहल होंगे, जेल में होंगे, या अपनी पार्टी को लीड कर रहे होंगे, जो भी उनकी पार्टी रहेगी। राना एहसान अफजल, तैमूर तालपुर, आमिर गौरी साहब, तीनों मेहमानों का शुक्रिया जी। गुफ्तगू आपने सुनी, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।